नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार, जानदार, जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है क्रिया, जिसको अंग्रेजी भाषा में वर्ब कहा जाता है। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है और आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। आपका पेपर है इस विशेषता का कि जितने भी अध्याय हैं, उससे 1-2 प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, इसलिए हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग गाइज़, आपका स्वागत है। जल्दी से आ जाइए, फिर आज के शानदार सेशन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। जी, प्यारी स्माइल आपकी दिख जाए मुझे, तो मेरा भी मन अच्छा हो जाए। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग गाइज़। बहुत बढ़िया, क्या कहने, मजा आ रहा है। वाह वाह, ऐसे ही आया करो। और देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, संघर्ष करने से ही जीवन में कुछ चीजें बड़ी बनती हैं। संघर्ष करना चाहिए, इसलिए अभी जो टाइम चल रहा है, इसको ये मानो कि समय है हमारा। पर आप देखो, जब इसका आउटकम आएगा, जब इसका रिजल्ट निकल करके आएगा, क्या ये पेपर पास हो जाएगा बहुत अच्छे नंबर से, उसके बाद फिर फिजिकल पास हो जाएगा, देन मेडिकल क्लियर हो जाएगा और लिस्ट में फाइनल में नाम आएगा कि भाई नौकरी लग गई, तो कितना मजा आएगा। उस दिन को सोच सोच के पढ़ा करो। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, या जैसे मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो टेंशन नहीं, उस पर काम करते रहो, बैठे रहो, करते रहो। ये जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहो मेरे भाई। और सच बताता हूँ मैं, आपको मजा आ जाएगा जिंदगी में, और मेहनत करने से मजा आता है, खाली पढ़ने से मजा नहीं आता। चलो, आज के टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है क्रिया। ठीक है, टॉपिक का नाम है क्रिया। एक मिनट, साफ साफ लिखेंगे, ऐसे क्यों लिखेंगे, बढ़िया लिखेंगे। हाँ, हमारे टॉपिक का नाम है क्रिया। क्रिया, ठीक है। इसी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं बाबू? इसी को अंग्रेजी भाषा में वर्ब कहा जाता है। अब आपको पता ही है कि जब भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो उसके अर्थ को, उस शब्द के अर्थ को जानने का सबसे पहले प्रयास करते हैं, ना कि उसको डायरेक्टली ये लिखने का हम लोग प्रयास करें कि भाई इसकी परिभाषा ये है। ये तो लिखेंगे ही हम, परंतु सबसे पहली बात ये है कि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चीज तो हमको पता लगे, थोड़ी सी बातें तो हमको पता लगे। हाँ, थोड़ी सी बातें तो हमको पता लगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा क्रिया, तो क्रिया जो ये शब्द है, क्रिया जो ये शब्द है, इसके शाब्दिक अर्थ की ओर हमको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। और शाब्दिक अर्थ की तरफ अगर चलेंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी चीज समझनी चाहिए। देखो, क्रिया से एक शब्द समझ में आता है भाई, किया, है ना, ये समझ लो आप साधारणतः। भाई किया है ना, किया किया, क्या किया ना, प्यार किया ना, प्यार व्यार कुछ नहीं करो। हाँ, प्यार व्यार कुछ नहीं करो, पढ़ाई करो। तो क्रिया से बना किया, तो एकदम से दिमाग में आएगा क्या किया भाई, क्या किया भाई। तो क्या किया, एकदम से प्रश्न आया कि क्या किया भाई, तो किया क्या, कार्य किया, क्या किया, कार्य किया। तो यहीं से हमको सीधी सीधी बात समझ में आ जाएगी। ये थोड़ा समझाने के लिए था, परंतु यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर मौलिक बात करेंगे। क्रिया, क्रिया का मतलब क्या है यहाँ पर? क्रिया का मतलब है कार्य के करने, या कार्य का करना, कार्य का करना, कार्य का करना या होना, कार्य का करना या होना। ठीक है, कार्य का करना या होना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। क्रिया से लिया हमने किया, क्या किया, तो कार्य किया। शाब्दिक अर्थ निकल के आया कार्य का करना, वर्क का होना या करना। अब होना या करना क्या है? तो अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, बच्चे चल रहे हैं, कोई खा रहा है, यह है करना। और पुस्तक मेज पर है, होना, पुस्तक मेज पर है, दिन निकला हुआ है, रात हो गई है, तो होना। समझ रहे हो बात? करना है कि जिसमें कुछ चीजें करते हुए दिखाई दें, एक्टिविटी दिखाई दे जिसमें कुछ ना कुछ।
और होना मतलब कि बस चीजें हैं, उपस्थित होने की सेंस में, वो भी क्रिया के अंतर्गत ही आपका आ जाता है। यह बात आप ध्यान रखो, यह बात आप समझ करके चलो। तो जब हमने ये बात समझ ली है, ये बात हमने जान ली है कि कार्य का करना या होना शाब्दिक अर्थ होता है, तो लगे हाथ हम एक काम और कर देते हैं। लगे हाथ यहीं पर परिभाषा भी इसी से बना करके तैयार कर देते हैं, और परिभाषा में आपको स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा। हाँ, परिभाषा में आपको लिखना पड़ेगा कि वे शब्द वे शब्द जिनसे वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने जिनसे किसी कार्य के करने जिनसे किसी कार्य के करने या होने का जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। क्या होता है? जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, या आप इसी को यहां पर लिख सकते हो बोध होता है, या इसी को यहां पर लिख सकते हो पता चलता है। क्या होता है? पता चलता है। ये दोनों सेंस यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, बोध होता है, उनको क्या कहा जाता है बाबू? उनको हम क्रिया कहते हैं। ये बात आपको ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए। जैसे उदाहरण अगर आप यहां पर देखें तो उदाहरण आपको बहुत बढ़िया समझ में आएंगे। जैसे हम यहां पर एक शब्द लिख रहे हैं खाना, जैसे हम यहां पर एक शब्द लिख रहे हैं पीना, जैसे हम यहां पर शब्द लिख रहे हैं सोना, जैसे हम यहाँ पर शब्द लिख रहे हैं चलना, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा कूदना, ठीक है, कूदना। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा उछलना, ठीक है, उछलना, उछलना। उसके बाद हम शब्द यहाँ पर लिख रहे हैं दौड़ना, आदि आदि शब्द। तो ये सबके शब्द आप अगर इनको देखोगे तो इनसे क्या पता चलता है? इनसे किसी न किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है कि एक्टिविटी की जा रही है ना, एक्टिविटी की जा रही है या कोई चीज कहीं पर उपस्थित है। अब एक चीज मैं आपको छोटी सी बता करके चलता हूं जो काफी जरूरी है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। जो ये क्रिया होती है ना, क्रिया होती है, ये एक विकारी शब्द होता है। क्या होता है बाबू? ये एक विकारी शब्द है। और विकारी शब्द के मायने क्या होते हैं मुझे एक बार जानना है आपसे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज बताई थी, बहुत अच्छे से ये बात मैंने समझाने का प्रयास किया था। हाँ, रोना, तमाम आदि में बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी आ जाती हैं अलग अलग। अब इतनी सारी क्रिया हैं, उनको यहाँ पर कैसे लिखा जा सकता है? तो मूल बात यह है कि चीजें आपको समझ में आ जाएं, आप चीजों को देख लें। विकारी शब्द किसे कहते हैं? एक लाइन में मुझे बताने का प्रयास करो, मैं देखना चाहता हूं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम है। हाँ, मैं जानना चाहता हूं एक लाइन में कि विकारी क्या होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो, जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने इसको पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। हमने यहाँ पर लिखा क्रिया जो है वो विकारी शब्द है। कैसा है बेटे? क्रिया जो है वह एक विकारी शब्द है, विकारी। और विकारी जो ये लिखा हुआ है, विकारी विकार से बना है। विकारी किससे बना है? विकार से बना है। और विकार को ही कहा जाता है परिवर्तन। क्या कहते हैं बाबू? परिवर्तन। आप में से अगर कुछ अंग्रेजी वाले बच्चे होंगे तो उनको समझ में नहीं आया होगा। तो चेंज को ही विकार कहा जाता है, चेंज को ही परिवर्तन कहा जाता है। यानी विकारी शब्द का मतलब यह है कि ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? जिनमें परिवर्तन हो जाता है, 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 चेंजेस हो जाते हैं। तो चेंजेस कैसे? देखो जैसे, और चेंजेस, इन चेंजेस का आधार क्या होता है? बेसिस क्या रहता है? इन चेंजेस का आधार क्या रहता है? तो भाई साहब, लिंग के कारण भी बदलाव होता है, वचन के कारण भी बदलाव होता है, और कारकों के कारण भी बदलाव होता है। जैसे मैं लिंग और वचन का आपको बता के दिखाता हूं। आप सपोज करो यहां पर हमने लिखी क्रिया, ठीक है, यहां पे हमने लिखी क्रिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम लोग लिखते हैं, अभी हमने क्रिया लिख ली, तो क्रिया जैसे हमने यहां पर लिखी खाना, ठीक है, खाना हमने यहां पर क्रिया लिखी। तो खाना क्रिया को
आप एक चीज देखने का प्रयास करो कि खाना क्रिया को अगर किसी लड़के के साथ पुल्लिंग के साथ लिखेंगे, पुल्लिंग के साथ लिखेंगे, खाना ही क्रिया है, और आप यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग के साथ लिखेंगे। समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ जिससे आपको चीजें अच्छे समझ में आए। तो देखो खाना क्रिया है, खाना क्रिया है, एक ही क्रिया है। पुल्लिंग में क्या है, जैसे लड़के के बारे में लिख रहे हैं हम, तो लड़का है ना, लड़का खाएगा, ठीक है, लड़का भोजन खाए, है ना, लड़का लड्डू खाएगा, ठीक है, लड़का लड्डू खाएगा, ये लिख दिया हमने, लड़का लड्डू खाएगा, लड़का लड्डू खाएगा, लड़का लड्डू खाएगा, ठीक है, लड़का लड्डू खाएगा। और साथ में अगर मैं यहां पर तुरंत ऐसे कर देता हूं कि लड़की लगा दूंगा, तो लड़की लड्डू खाएगा नहीं, लड़की लड्डू खाएगी। तो आप यहां पर एक चीज देखने का प्रयास करो कि यहां पर खाएगा है और यहां पर खाएगी है। ऐसे ही आप एक चीज और भी देख सकते हो कि अगर आपको यहां पर क्या करना है, लड़का लड्डू खा रहा है, क्या है, लड़का लड्डू खा रहा है, क्योंकि ये सहायक क्रिया है, रहा है, तो ये भी तो क्रिया है। जबकि यहां पर तुरंत क्या हो जाएगा, खा रही है, क्या हो जाएगा, खा रही है। तो यानी कि चेंजेस हो जाते हैं, बदलाव हो जाता है। कुल मिलाकर के आप यहां पर देखने का प्रयास करो, तो देखो यहां पर खा रहा है, खा रही है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये विकारी शब्द होते हैं, ये बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू लिंग, वचन और कारक। जैसे अगर आप इसी का आप वचन में लेने लगो, इसी को आप वचन में लेने लगो, तो वचन जैसे क्रिया क्या है, दूसरा एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं। जैसे हमने क्रिया यहां पर ले ली खेलना, जैसे हमने यहां पर एक क्रिया ले ली खेलना, ठीक है, खेलना। तो खेलने में आप ध्यान से देखो, खेलने में आप ध्यान से देखो, तो हम यहां पर एक वचन में लेंगे, हम यहां पर एक वचन में लेंगे और यहां पर बहुवचन में लेंगे, ऐसे ही हम यहां पर बहुवचन में लेंगे। तो यहां पर क्या हमारी स्थिति बन जाएगी, जैसे लड़का खेल रहा है, क्या है, लड़का खेलता है, ऐसे कर लेते हैं, लड़का खेलता है। और जब आप एक काम करेंगे कि लड़के की जगह इसको बहुवचन बनाएंगे, लड़के, तो ये तुरंत किसमें बदल जाएगा, देखो इसका भी रूप बदल जाएगा, लड़के खेलते हैं। तो आप यहां पर देखो कि खेलता है और खेलते हैं, ये हैं होते ही बहुवचन का प्रतीक आपका बन जाता है। तो आप देख सकते हो कि क्रिया जो है एक विकारी शब्द है और इसमें परिवर्तन हो जाता है अकॉर्डिंग टू लिंग, वचन, कारक। इज दैट क्लियर? एक बार थम्स अप करके बताओ। हाँ, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिवानी बेटे कहां पर थे आप अभी तक? ये देखो, कार्य का करना या होना क्रिया का शाब्दिक अर्थ है, ये चीज मैंने बताई। नहीं, रिकॉर्डेड क्लास कभी नहीं रहती है मेरी, वो इंटरनेट से आता है बाबू, ये ना इंटरनेट से आता है, अपने आप ही अपडेट होता है। बताओ, क्लियर हो गया है पॉइंट? हाँ, बताओ दोस्तों, क्लियर? ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये इसलिए विकारी कहा जाता है। अब हमने यहां पर ये चीज समझ ली, परिभाषा देख ली, ये देख ली। अब हम एक काम करते हैं, एक पॉइंट यहां पर लिखते हैं, जो है धातु, जो है धातु, जो है धातु। धातु के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, धातु को थोड़ा सा देखना जरूरी है। आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। और वह बात क्या है, धातु। अब जैसे ही, हाँ, नोट कर सकते हो आप, बिल्कुल करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो नहीं करो। बट अगर आप कर लोगे तो आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि विकारी शब्द क्या होता है, किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो यहां पर मैं बता रहा था धातु, ये धातु यहां पर मेटल नहीं है, क्या है, ये धातु जो है ये यहां पर मेटल नहीं है। अगर आप में से कुछ लोगों ने कभी संस्कृत पढ़ने की प्रयास किया होगा या संस्कृत को देखने का प्रयास किया होगा, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि संस्कृत में धातु रूप होते हैं। और धातु क्या होता है, संस्कृत में कोई भी शब्द बनता है उसका मूल रूप धातु होता है, शब्द का मूल रूप धातु होता है। परंतु संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, तो यहां पर हम सब शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से उस तरह से नहीं मानते हैं। हम यहां पर विशेषतः क्रिया के संदर्भ में धातु का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्रिया, ये धातु क्या है, धातु के बारे में आपको बोल देना है कि भाई क्रिया का मूल रूप है, ये क्या है, क्रिया का मूल रूप है। धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप है। और मेरे बाबू ये क्वेश्चन आएगा और सीधे 2 नंबर दे के जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
और बाबूजी अगर मैं यहाँ पर ये बात लिख दूं कि ये पी वाई क्यू भी है, आपके पेपर्स में आया हुआ भी है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो कि धातु सीधे पूछेगा कि क्रिया का, पेपर में क्वेश्चन मिलता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा धातु होता है, और धातु क्या होता है तो आपको बोलना पड़ेगा क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, चलो अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने का प्रयास करें धातु को, तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है कि जिस मूल शब्द से, इसमें आप लिख लो, जिस मूल शब्द से जिस मूल शब्द से जिस मूल शब्द से जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग धातु कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि वह मूल शब्द जिससे क्रिया बनती है, पर बनती कैसी है। तो एक फ्राई पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा तेल चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाने के बाद थोड़ा जीरा चटका देते हैं, उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सौंफ, थोड़ा लौंग, थोड़ी दालचीनी, ऊपर से धातु डाल के जैसे ही इसमें छौंक लगाएंगे, तुरंत से क्रिया बन करके तैयार हो जाएगी। क्या ऐसे बनती है क्रिया? नहीं, ऐसे तो मैगी बनती है, ऐसे सब्जियां बनती हैं। तो मूल बात क्या है कि निर्माण कैसे होता है, यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। तो यहां पर आपको एक बात लिखनी है कि क्रिया का निर्माण धातु में, किसमें, ध्यान से देखना, क्रिया का निर्माण धातु में ना जोड़कर किया जाता है। क्या करके किया जाता है? धातु में ना जोड़कर किया जाता है। धातु में ना जोड़कर किया जाता है। धातु में ना जोड़कर किया जाता है। धातु के साथ में अगर हम ना जोड़ देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारी क्रिया का निर्माण हो जाएगा। हाँ, देखो बहुत मस्त रहना भी बहुत जरूरी है, हाँ, और समझना भी थोड़ा जरूरी है। देखो जैसे हम अब यहाँ पर देखने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें, अब आप बहुत अच्छे देखना, हम यहाँ पर लिख रहे हैं धातु, ठीक है, धातु हमने यहाँ पर लिख लिया, धातु हमारे द्वारा लिखा गया यहाँ पर, और यहाँ पर बाबू हम लिखेंगे क्रिया, एक तरफ धातु एक तरफ क्रिया। तो जैसे धातु में हमने लिखा यहाँ पर जा, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर खा, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर पढ़, है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं फिर ले आएंगे नीचे, जा पढ़। जैसे हमने यहाँ पर लिखा जा, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर पढ़, उसके बाद यहाँ पर लिखा खा, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर मर, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा चल, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा आपका सो, ठीक है, जैसे ही एग्जाम्पल हो गए हमारे। तो आप क्या कर रहे हो, ये सब क्या है, ये सब है धातु, और इन धातु में जैसे ही आप जोड़ोगे नाना नाना नारे नारे ना, नहीं गाना है ना, नाना नारे, तो इन सब में जैसे ही ना जोड़ा जाएगा, इन सब में जैसे ही ना जोड़ा जाएगा तो सामने क्या आ जाएगा, जा ना, है ना, पढ़ ना, खा ना, मर ना, चल ना, सो ना, ठीक है, सो और ना। तो आप एक चीज देखने का प्रयास करो कि हमने सबके धातुओं के साथ में ना लगाया, और जैसे ही धातुओं के साथ हमने ना लगाया तो हमको क्या प्राप्त हुआ लाला, हमको प्राप्त हुई क्रिया। हमको क्या प्राप्त हुई, हमको क्रिया प्राप्त हो गई। तो क्रिया का निर्माण कैसे होता है, क्रिया का निर्माण होता है हमारी धातुओं में ना लगाने से। क्या करने से, ना लगाने से। अगर आपको क्या काम करना हो कि धातु से क्रिया बनानी है तो ना जोड़ देना है, और अगर आपको क्या काम करना है
कि क्रिया से धातु बनानी है। क्या करनी है? क्रिया से धातु बनानी है। तो सिंपल इसमें क्या काम कर देना है? माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना है धातु को। जैसे जैसे ही आप इसमें करोगे, माइनस कर देना है ना को। तो जैसे ही आप इसमें से ना माइनस करोगे, ठीक है, गणित समझ लो। ये ये जैसे ही आप इसमें से ना माइनस करोगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी लाला? हमको फिर से वह धातु प्राप्त हो जाएगी। यानी धातु से क्रिया और क्रिया से धातु किस तरह से बनती है, तो वो आप यहाँ पर बहुत स्पष्टता से देख सकते हो कि जाना में से ना हटाया तो जा, पढ़ना में से ना हटाया तो पढ़, खाना में से ना हटाया तो खा, मरना में से ना हटाया तो मर, चलना में से ना हटाया तो चल, और सोना में से ना हटाया तो सो। तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ये हिंदी का गणित आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे धातु से क्रिया और फिर क्रिया से धातु आप बना सकते हो। तो क्लियर सी बात है कि धातु के साथ में आपको ना जोड़ देना है तो क्रिया बन जाएगी, और क्रिया से धातु प्राप्त करनी है तो बस ना आपको माइनस कर देना है, आपका काम हो जाएगा। मेरे शेर, मेरे चीते, मेरे भगेरे। ठीक है, बन गई बात? क्लियर हो गया पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? ये हिंदी में गणित भी मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया। क्लियर? हाँ हाँ, मैं तो बोलता ही हूँ, मैं तो हिंदी का गणित पढ़ाता हूँ। मैथ का कॉन्सेप्ट लगा लो यहाँ पर सीधे कि धातु के साथ में ना जोड़ा तो क्रिया प्राप्त हुई, क्रिया में से ना हटा दिया, माइनस कर दिया, तो हमको धातु प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? बताओ दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, हिंदी का गणित है। बगेरे क्या होता है? बगेरे यही होते हैं, तेंदुआ वगैरह को बगेरा कहा जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, धातु पता लग गया? नहीं, बहुत डीप कहाँ है भाई यार, एक मतलब क्या करूं, धातु क्रिया का मूल रूप लिखवा के आगे चला जाओ भाई। सब मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। ये मिल लाठी रखी है, वो सीधी पहुंचेगी वहीं, टप से लगेगी एकदम। हाँ, चल बहुत बढ़िया। तो हमने धातु को बहुत अच्छे समझ लिया है, और धातु को समझने के बाद अब हम चलते हैं क्रिया के भेदों की तरफ। कहाँ चलते हैं? क्रिया के भेद। हम चलते हैं बाबू कहाँ पर? क्रिया के भेद। हाँ, क्रिया ही सुनना। कभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो किसी को क्रिया की जगह प्रिया सुन रहा हो। हाँ, थोड़ा समझदारी से चलें। आज 11 तारीख हो गई। तो क्रिया के भेद, तो क्रिया के जो भेद होते हैं ना, उसके भी आधार होते हैं। हाँ, उसके भी आधार होते हैं। आज 11 तारीख है। हाँ, इसमें अलग अलग चीजें हो सकती हैं, मूल धातु, यौगिक धातु, बहुत डीप चला जाता है। आपकी परीक्षा के लिए वो जरूरी नहीं है, वो तो आयोग वायोग पूछते हैं। ठीक है, तो क्रिया के भेद जो हैं आपको ध्यान रखना है, इसके दो आधार बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं? इसके दो आधार बना लेने हैं। ठीक है, इसके दो आधार बना लेने हैं। पहली है कर्म के आधार पर। पहला क्या लिखना है? कि पहले आपको लिखना है क्रिया कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, क्रिया किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। और ये कर्म कौन सा है? ये कार्य को कर्म नहीं कहा जा रहा है। देखो, सामान्य भाषा में अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो कार्य को ही कर्म के, भाई इनके द्वारा यह कर्म किया गया, इनके द्वारा यह कार्य किया गया, ये क्रिया कर्म किया गया, ये सामान्य भाषाओं में प्रयोग होता है। परंतु जब आप कहाँ आते हो? आप व्याकरण में आते हो विशुद्ध ढंग से, तो आपको चीज क्या समझ में आएगी? आपको चीज समझ में आएगी कि क्रिया क्या होता है? कार्य का करना या होना। और कर्म क्या है? तो कर्ता ने फिर कर्म को, कर्म वो होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का असर पड़ता है, जिस पर क्रिया का इंपैक्ट आता है, इफेक्ट आता है, ये वो होता है आपका कर्म। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो कर्म के आधार पर होती है बाबू। और दूसरी कौन सी है बेटे? दूसरा है प्रयोग के आधार पर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है प्रयोग के आधार पर। दूसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर आपको ध्यान रख लेना है, कर्म के आधार पर भी इसके दो भेद आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? कर्म के आधार पर इसके दो भेद आ जाते हैं, जिसमें आप पहला लिखेंगे, यहां पर इधर लगाते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर दो भेद हैं। पहला है आपका अकर्मक। कौन सा? पहला है आपका अकर्मक क्रिया। कौन सा है बाबू?
पहला है आपका अकर्मक क्रिया, बहुत ध्यान से सुनना है, और दूसरा है बबुआ आपका सकर्मक क्रिया। कौन सा? सकर्मक क्रिया। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे ही, क्योंकि यहीं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आनंद नहीं आएगा। हाँ, तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया भी फिर दो तरह की होती है। सकर्मक क्रिया में भी एक कर्मक क्रिया, कौन सी? एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया आ जाती है, और उसके बाद हमारी यहां पर आ जाती है द्विकर्मक। द्वि मतलब दो, और कर्मक मतलब कर्म वाली, दो कर्म वाली क्रिया, दो कर्म वाली क्रिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्म के आधार पर ये है। अब अगर प्रयोग के आधार पर हम लोग पूछने का, देखने का प्रयास करें, तो प्रयोग के आधार पर आपके मूलतः 5 भेद माने जाते हैं। कितने? प्रयोग के आधार पर हम लोग इसके 5 भेद मानते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी आ जाती है? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया आ जाती है, बहुत ध्यान से समझें। पहले नंबर पर प्रेरणार्थक आ जाती है, दूसरे नंबर पर आ जाती है नाम धातु। हाँ, नाम धातु पर इसमें ना पहले वो लिख लेते हैं, इनका क्रम कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। प्रेरणार्थक के बाद पूर्वकालिक लिख देते हैं। प्रेरणार्थक के बाद पूर्वकालिक क्रिया कौन सी आ जाती है बाबू? पूर्वकालिक क्रिया आ जाती है। तीसरे नंबर पर हमारी आ जाती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया आ जाती है। चौथे नंबर पर हमारी आ जाती है सामान्य क्रिया। कौन सी आ जाती है? सामान्य क्रिया हमारी आ जाती है। और इसके बाद 5वें नंबर पर आ जाती है हमारी संयुक्त क्रिया। कौन सी? संयुक्त क्रिया हमारी आ जाती है, संयुक्त क्रिया आ जाती है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें, इस चार्ट को बहुत अच्छे से आप लोग देख लें कि क्रिया के दो मतलब क्रिया के भेद के दो आधार हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। देखो, आप ममतेश सर ने अपने हिसाब से चीजों को बताया होगा, मैं अपने हिसाब से चीजों को बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर भी ये चीज नहीं पूछी जाएगी कि प्रयोग के आधार पर ये कितनी है। आज तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन कहीं पर नहीं बना है। क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहां से बने हैं। अब इसको आप क्या कह सकते हो कि आपका तमाम तरह की पुस्तकें हैं, तमाम वैयाकरण है, भोलानाथ तिवारी है, वासुदेव नंदन है, आपके डॉक्टर हरदेव बारी हैं, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे हैं, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वैयाकरण हैं। तो सबका मानना अलग अलग है, ठीक है। आप किसी भी हिंदी के टीचर से पूछोगे, हर एक हिंदी का टीचर अलग अलग तरह से पढ़ाता हुआ आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर किन्हीं दो टीचर का हिंदी पढ़ाने का तरीका सेम है, तो एक बात आप मान लीजिए, उन्होंने नोट्स जो है ना अपने, वो क्या कर रखे हैं? कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। इस बात को ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो इसमें अलग है। अब वो भेद आपके अलग होते हैं, ठीक है, वो भेद आपके अलग हैं। यहां पर प्रयोग के आधार पर अब उन्होंने कुछ अलग तरह से बताया होगा, अलग तरह से समझाने का प्रयास किया होगा। हाँ, उसमें उन्होंने थोड़ा अलग तरह से चीजों को बताने का प्रयास किया होगा, पर उस चीज की आप टेंशन न लें, आपका ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर इसके मूलतः 5 भेद माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर, जब वहां पर 8 भेद बताए गए हैं, है ना, जब वहां पर 8 भेद बताए गए हैं, तो वो 3 कहाँ है? तो यहाँ पर हम अन्य क्रियाओं में चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। कुछ क्रियाएं अन्य तरह से भी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? अन्य। इनको हम कहाँ रखते हैं? इनको हम यहाँ रख लेते हैं। इनको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको वो करते हैं, श्रिंक करते हैं, और इसको तो यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, और फिर इधर साइड में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको एक बात लिखनी है, इसके अन्य भेद भी माने जाते हैं। इसके अन्य ना, अन्य भेद भी हैं जो कैटेगरी में अलग तरह से आपके जाते हैं, अलग तरह से आपको चीजें समझनी और जाननी चाहिए। देखो, कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं बिल्कुल वही चीज पढ़ाऊंगा जो ममतेज सर ने पढ़ाई है। उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, हर टीचर का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप पढ़ो मेरे साथ, आप पढ़ रहे हो अभी भी मेरे साथ, अभी भी आप चीजों को वैसे कर रहे हो। हाँ, तो अन्य भेद, अन्य भेद का क्या है? अन्य भेदों में आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अन्य भेद में एक नाम बोधक क्रिया आती है। क्या आती है? एक नाम बोधक क्रिया आती है बाबू। कौन सी आती है? नाम बोधक क्रिया आ जाती है एक आपकी। एक इसी में आपकी सजातीय क्रिया आ जाती है, सजातीय क्रिया आपकी आ जाती है, नाम बोधक।
और आपकी एक सजातीय क्रिया आ जाती है। एक जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो वही आ जाती है, जिसको सहायक क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सहायक क्रिया बोला जाता है। चौथी इसमें एक आ जाती है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा इसमें आपकी बोली जाती है। क्रियार्थक संज्ञा इसमें आपकी बोली जाती है। नाम बोधक क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा, और इसमें एक एक्स्ट्रा और ऐड कर लीजिए आप, कृदंत, है ना, कृदंत, है ना, कृदंत। कृदंत भी एक आपकी आ जाती है, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया इसमें आपकी आ जाती है। तो ये मूल मूल सी बात है, इनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपके अन्य अन्य भेदों में आपकी आ जाएंगी, क्योंकि कृदंत क्रिया में एक्चुअली में होता क्या है? कृदंत क्रिया में जैसे हमने वहां पर धातु के साथ में ना लगाया, उससे क्रिया बनी। इन कृदंत क्रियाओं में क्या होता है कि धातु के साथ ना नहीं लगता, इनके अलावा चीजें लग जाती हैं, तो वो अलग फॉर्म में चली जाती हैं, कृदंत क्रियाएं आपकी है। तो नाम बोधक क्रिया, सजातीय, सहायक, क्रियार्थक संज्ञा और कृदंत, ये अन्य भेदों में आपकी आ जाती है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ, इस चीज को ध्यान रखें और समझने का प्रयास करें आप लोग। चलें आगे, चलें अब। ठीक है, तुम लोग एक बात बताओ। हाँ, तुम पढ़ाने दोगे नहीं पढ़ाने दोगे भाई? ये इसमें ये लिखो, उसमें वो लिखो, भाई मैं सब समझ में आ रहा है आपको। आप पुरानी स्मृति को थोड़ा छोड़ देंगे तो आपको लाभ होगा। हाँ, बताओ क्या करूं? सेम टू सेम वही लिख के पढ़ाऊं जो मुमताज सर ने पढ़ाया है, वही फिर उन्हीं के नोट्स उठाऊं मैं, और उन्हीं के नोट्स को फिर बताने का प्रयास करूं कंप्लीट। मैं फिर सामने रख लूंगा नोट सर के, वो बताना शुरू कर दूंगा। जो चीज मैं बता रहा हूं उसमें विश्वास नहीं है क्या आपको? हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अपना अलग होता है। बताओ क्या करूं? सर के नोट्स रख लूं सामने? क्वेश्चन का आंसर मांग रहा हूं मैं आपसे, जैसा आप कहोगे वैसे, क्योंकि ऐसे डिस्टर्ब करने से ना एक फ्लो बिगड़ जाता है। आप कम से कम विश्वास तो रखो थोड़ा सा। मैंने एक सिंगल चीज आपको अब तक गलत नहीं बताई है पूरे कोर्स में, आप देखो। हाँ, अब मेरे को आप नया टीचर समझ रहे हो क्या? 2020 से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं मैं, और बहुत सारे बच्चों को बना करके भेज चुका हूं ट्रेनिंग सेंटर्स में। ठीक है, अब पढ़ो आराम से, ध्यान से देखो और चीजों को समझने का प्रयास करो। तो क्रिया के भेद कर्म के आधार पर 2 हैं, अकर्मक और सकर्मक। प्रयोग के आधार पर 5 हैं, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, सामान्य क्रिया और संयुक्त प्रयोग। मतलब हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं उनका, है ना, हम किस तरह से उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रेरणा के रूप में पूर्वकालिक, नाम धातु, सामान्य क्रिया भी इसमें आ जाती है और संयुक्त क्रिया भी आ जाती है। हो सकता है कुछ विद्वान यहां पर प्रयोग के आधार पर सामान्य के स्थान पर कृदंत को मानते होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, हो सकता है, क्योंकि अन्य शिक्षक ने बताया है तो बिल्कुल सही बताया होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत बताया है, उन्होंने भी सही बताया है। एक्चुअल में क्या है कि अलग अलग व्याकरण के विद्वान अलग अलग बातों को रखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, और अन्य भेदों में नाम बोधक आ जाती है, सजातीय आ जाती है, सहायक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा और कृदंत। अब हम एक काम करते हैं, कर्म के आधार पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। कर्म के आधार पर, किस आधार पर? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। जब क्रिया चैप्टर पूरा होगा आपका एक भी डाउट शेष नहीं रहेगा, एक भी डाउट। चलो, तो कर्म के आधार पर जो क्रिया है प्यारे, वो हमारी है 2 तरह की। इसमें सबसे पहले आप लिखिए यहां पर, इसमें सबसे पहले आप लिखिए यहां पर अकर्मक क्रिया। कौन सी? हमने यहां पर लिखा अकर्मक। आप में से जानते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है? बताना एक बार, अकर्मक क्रिया क्या होती है बताना, देखना चाहता हूं मैं। हम्म
हुँ, बताइए? हुँ, बताइए दोस्तों, अकर्मक क्रिया क्या है? हाँ, हाँ, एक कोई लिख रहा है सर आप हिंदी पढ़ाना छोड़ दो। अरे छोड़ा ही हुआ है मैं तो जा चुका हूँ इस दुनिया से। मेरी आत्मा खड़ी है, यहाँ वो पढ़ा रही है। हाँ, वो तुमको ब्लॉक भी कर देगा फिर माथा पीटते रहना फिर। ये आप में से कुछ लोग जो कर रहे हैं ये अनुचित है। गंभीरता से पढ़ा करो, गंभीरता से देखा करो। हुँ। हाँ, बिल्कुल, जो कर्म के बिना हो। देखो गंभीरता से यहाँ पर देखो, अभी आप चीज़ों को देखो और चीज़ों को समझते चले जाओ। तो यहाँ पर अगर आप अकर्मक को देखोगे तो अकर्मक में अ उपसर्ग है। क्या है? ये अ उपसर्ग है। ये क्या है? अ उपसर्ग है। इस अ उपसर्ग का मतलब क्या होता है? अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं। ठीक है? नहीं। और कर्मक का मतलब क्या होता है? कर्म वाली। कर्मक का मतलब क्या है? कर्म वाली, कर्म वाली, कर्म वाली। कर्म मतलब क्या है? कर्म क्या है? यहाँ पर कर्म का मतलब किससे है? ये कर्म कर्म क्या है यहाँ पर? तो कर्म ये है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। कर्म मतलब जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। ये हम पढ़ के आए हैं कारक में। इसीलिए मैंने कारक आपको पहले पढ़ाए हैं, जिससे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता चलते रहे। कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको कर्म कहा जाता है। जिस पर क्रिया का असर पड़ता है उसको क्या कहा जाता है बाबू? कर्म कहा जाता है। तो यहां पर शब्द अपने आप चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि भाई अकर्मक हूं मैं। अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म वाली, मतलब कि मेरे पास कर्म उपस्थित नहीं है। आपको यहां पर कर्म देखने के लिए नहीं मिलेगा। कर्म क्या है? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। तो अगर मैं इसके शाब्दिक अर्थ को यहां पर लिखूं परिभाषा लिखने से पहले, तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? है ना? शाब्दिक अर्थ क्या आ जाएगा? कर्म से रहित क्रिया, है ना? कर्म, है ना? या इसको और सिंपल वे में अगर हम लिखना चाहें तो कर्म, कर्म से रहित, हाँ, कर्म से रहित क्रिया, कर्म से रहित क्रिया, कर्म से रहित क्रिया, यानी कि बिना कर्म वाली क्रिया। कर्म से रहित क्रिया या बिना कर्म वाली क्रिया, बिना कर्म वाली क्रिया, बिना कर्म वाली क्रिया, बिना कर्म वाली क्रिया, बिना कर्म वाली क्रिया। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि कर्म उपस्थित नहीं है। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि कर्म इज एब्सेंट, कर्म उपस्थित नहीं, कर्म उपस्थित नहीं है, कर्म उपस्थित नहीं है, कर्म उपस्थित नहीं है, कर्म उपस्थित नहीं है। अकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म उपस्थित नहीं है, और कर्म उपस्थित नहीं है इसीलिए वहां पर क्या लगा हुआ है? इसीलिए वहां पर अकर्मक शब्द लगा हुआ है। अब इसकी जो परिभाषा बताई जाती है, लिखवाई जाती है, उस परिभाषा की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। परिभाषा में क्या लिखा जाता है? वह क्रिया, वह क्रिया जिसका फल, जिसका फल कर्म की अनुपस्थिति में, जिसका फल कर्म की अनुपस्थिति में, कर्म की अनुपस्थिति में सीधे कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? सीधे कर्ता पर पड़ता है, सीधे कर्ता पर पड़ता है, सीधे कर्ता पर पड़ता है। यानी कर्म अनुपस्थित है और तो फल तो कहीं ना कहीं पर जाना है, इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं पर जाना है। फल का मतलब इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं पर जाना है। तो इंपैक्ट कहीं ना कहीं पर जाएगा तो इंपैक्ट जाता है कर्म पर। अब कर्म है ही नहीं तो कुछ, अब इंपैक्ट कहां जाएगा? इंपैक्ट जाएगा कर्ता पर। तो वह क्रिया जिसका फल कर्म की अनुपस्थिति में सीधे कर्ता पर पड़ता है, किस पर? कर्म की अनुपस्थिति में कर्ता पर पड़ता है, उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? हाँ, हाँ। मूल बात मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप अगर एक चीज देखे होगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कभी भी किताबी तरीके से कभी भी नहीं पढ़ाता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता है किताबी तरीके से पढ़ाना। आप बहुत सारी चीजों को इस तरह से देखते भी आए होंगे कि मैं परिभाषा भी क्या लिखता हूं, परिभाषा भी वो लिखता हूं जो बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड हो, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो।
कई बार वो आपको बुक से सेम भी मिल जाएगी क्योंकि वही लिखा जाएगा, कई बार वो डिफरेंट भी होती है, ठीक है। तो बेटे, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ बहुत छोटी, मुझे 30 सेकंड का समय दो आप, मुझे 30 सेकंड का समय दो, 1 मिनट का समय दो। कितने लोग पढ़ रहे हैं? आप देखो 32,000 फॉर्म आए, 32,000 के आसपास वैकेंसी, 32,000 से ज्यादा, ठीक है। फॉर्म कितने भरे गए हैं? तो लाखों में भरे गए होंगे, मुझे नहीं पता है, हो सकता है 20-25 लाख कम से कम तो भरे गए होंगे। पेपर कितने देंगे? तो 12-15 लाख तक पेपर देंगे। 12-15 लाख में से सीरियस पढ़ने वाले कितने होंगे? सीरियस पढ़ने वाले 3-4 लाख बच्चे होंगे, 3-4 नहीं होंगे तो 1.5-2 लाख, 2 लाख तो बच्चा सीरियस पढ़ने वाला होगा ही होगा। अब 2 लाख में भी 32,000 का ही सिलेक्शन क्यों होता है? तो 2 लाख में भी 32,000 का सिलेक्शन इसलिए होता है कि वो चीजें केवल पढ़ते नहीं है। देखो, सेम टॉपिक, सेम सब्जेक्ट हर जगह पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हर जगह पढ़ाया जा रहा है, हर टीचर पढ़ा रहे हैं अपने अपने तरीके से, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हर सब पढ़ाया जा रहा है, आपको पता है आपका इतना। पर सिलेक्शन चंद का ही क्यों? क्योंकि आप अगर हिंदी को बढ़िया से बढ़िया कर लें, आप अगर रीजनिंग को बढ़िया से बढ़िया, मतलब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, सारी चीजें आपकी हैं, बट अगर उस चीज को पढ़ते हुए समझ डेवलप नहीं हो पाई, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पाई। आप देखते हैं कि यूपीएससी का जो पेपर होता है, सिविल सर्विस का जो पेपर होता है, उसमें लोग जाते हैं कि यार पढ़ते हैं, सीधा सीधा कुछ मिलता नहीं है। एक्चुअल में सीधा सीधा कभी कुछ मिलता ही नहीं है। पढ़ने के साथ साथ क्या होता है? पढ़ने के साथ साथ एक समझ डेवलप होती है, जो चीजों को देखने का नजरिया बदलती है। और एग्जामिनर अगर सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर लोगे, बट एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी कर देगा तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या आपको अगर कूट में दे दिया, आपने देखा ना, कूट में दे के रखते हैं, एक क्वेश्चन दे देंगे, उसके स्टेटमेंट बनाएंगे 1 2 3, और फिर पूछता है वो आपसे कि बताओ इनमें से कौन सा सही है, दिमाग घूम जाएगा भाई साहब। तो यहां पर क्या काम करता है? समझ काम करती है, फोकस। और ये समझ कैसे डेवलप होती है? वो इस तरह से पढ़ने से डेवलप होती है, जब हम किताबी ज्ञान को पीछे छोड़ते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज को आगे लेकर के आते हैं। आप देखो, हम हिंदी में प्रैक्टिकल काम, अब देखो जैसे यही हमने देखा था मेरे बाबू, ये कहीं भी आपने यहां तक देखा होगा, जा प्लस ना, कहीं पर आपने किसी किताब में ऐसा देखा है? ये रैंडम मेरे दिमाग में आया, मुझे लगा आपको मैं बता दूं, तो ये चीज है। इसको समझें और समझ को डेवलप करें मेरे भाई। अब अकर्मक क्रिया में ध्यान रखना है आपका, अकर्मक। अब कर्म का आप कैसे पता लगाएं? किसी क्रिया में कर्म है या नहीं, कैसे पता लगाएं? इस बात का ध्यान रखें। तो एक एक पॉइंट यहां पर नोट लिखिए, आप एक पॉइंट लिखिए यहां पर, एक नोट आप यहां पर लिखें मेरे भाई, एक नोट आप मेरे भाई यहां पर लिखें। और वो क्या लिखना है आपको कि कैसे पता करें, कैसे पता करें कि वाक्य में कर्म है या नहीं, कि वाक्य में कर्म है या नहीं, कैसे पता करें वाक्य में कर्म है या नहीं। तो सीधे ही इसमें क्या काम करना है? सीधे ही इसमें मैं बताता हूं, क्रिया के साथ में क्या करके, क्रिया के साथ सीधे क्या काम करना है? क्रिया के साथ क्या लगाना है? क्रिया के साथ क्या लगाना है? क्या लगाकर, क्या लगाने से, क्या लगाने से जो उत्तर मिले, ठीक है, ये हम पढ़ के भी आए हैं पहले। क्रिया के साथ क्या लगाने से जो उत्तर मिले वही कर्म है। वही क्या है? वही कर्म है, वही कर्म है, वही कर्म है। ये बात आपको बहुत अच्छे ध्यान रखनी है। कैसे पता करें कि वाक्य में कर्म है या नहीं? तो क्रिया के साथ में क्या लगा देना है, ठीक है, और उसके उस क्या का जो उत्तर मिलेगा वही हमारा कर्म होगा। इस क्या का जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा मेरे भाई? वही हमारा कर्म होगा। जहां पर क्या लगाने से उत्तर मिल जाए, बहुत ध्यान से, सकर्मक अकर्मक क्रिया का एक पॉइंट में निदान हो रहा है। जहां पर क्या लगाने से, क्रिया के साथ क्या लगाने से, जहां पर क्रिया के साथ क्या लगाने से उत्तर मिल जाए, यानी उत्तर आ जाए, यानी कि वो उत्तर जो आया है वही कर्म है, और उत्तर मिल रहा है इसलिए कर्म उपस्थित है, और कर्म उपस्थित है तो सकर्मक क्रिया होगी। परंतु अगर क्रिया के साथ क्या लगाया और उत्तर कुछ भी नहीं आया, कोई आंसर ही नहीं बना, तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे आप एग्जाम्पल देखने का प्रयास करो, उदाहरण देखने का प्रयास करो। जैसे हम यहां पर लिखें, जैसे हम यहां पर लिखें, बहुत ध्यान से समझना है। जैसे हम उदाहरण यहां पर लिखें,
बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। जैसे हम यहां पर लिखें पक्षी उड़ते हैं, हाँ, पक्षी उड़ते हैं। जैसे हम यहां पर लिखें रमेश, 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 रमेश के बारे में आप लिखें रमेश चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, रमेश चिल्ला रहा है। तो आप एक चीज देखने का प्रयास करो, आप यहां पर देखो क्रिया क्या है। तो क्रिया है रो रहा है, क्रिया क्या है, रो रहा है। ये क्रिया है मेरे भाई, ये क्या है, ये आपकी क्रिया है यहां पर। ये क्या है, ये आपकी क्रिया है यहां पर। ये क्या है लाला, ये क्रिया है। पक्षी उड़ते हैं, तो ये क्या है, ये हमारी क्रिया है, ये हमारी क्रिया है। और चिल्ला रहा है, तो चिल्लाना यहां पर क्रिया है। उड़ना या ये आपका, ये पूरी की पूरी क्रिया है। ये आपको ध्यान रखो, ये पूरी क्रिया और सहायक क्रिया है। तो आप एक काम करो, इसके सामने क्या लगा कर देखो। तो जैसे ही आप बोलोगे बच्चा रो रहा है, तो क्या रो रहा है। तो आप जैसे ही पूछोगे क्या रो रहा है, अब बोलोगे भाई क्या क्या, क्या का कोई जवाब थोड़ी है। ये पूछो कौन रो रहा है, यानी क्या का जवाब नहीं मिला। क्या है, क्या का जवाब आपको यहां पर नहीं मिल रहा है। बच्चा रो रहा है, अभी और भी एग्जांपल लेंगे। बच्चा रो रहा है, जैसे ही आप यहां पर लगाओगे, क्या लिखोगे कि क्या रो रहा है, क्या रो रहा है, क्या रो रहा है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। इसमें खाली रहेगा आंसर, आंसर कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि आंसर होता तो ही तो कर्म होता, और कर्म अनुपस्थित है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे ही पूछा जाएगा कि पक्षी उड़ते हैं, तो आप जैसे ही यहां पर लिखोगे क्या उड़ते हैं, मैं कहा भाई तुझे तो हो गए नशे, है ना, और तुझे तो हो गए नशे, क्या उड़ते हैं भाई, क्या नहीं कौन पूछ, क्या नहीं कौन पूछ, ये ध्यान से देखो। तो क्या उड़ते हैं, तो कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ आंसर मिलता तो वह कर्म होता, ये आपको ध्यान रखना है। और सेम यहां पर रमेश चिल्ला रहा है, रमेश चिल्ला रहा है, रमेश चिल्ला रहा है, रमेश चिल्ला रहा है। तो क्या चिल्ला रहा है, तो क्या नहीं भाई, क्या का कोई आंसर ही नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जरूरी नहीं है कि कर्म दिखे यहां पर, जरूरी नहीं है कि कर्म दिखे यहां पर। आपको सकर्मक क्रिया अभी आगे आएंगी। सकर्मक क्रिया में क्या रहेगा कि जैसे किसी ने बोला कि लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है। मुझे इसका इसका जानना है, आप इसका बताओ, आप इसका बताओ। ये यहां पर क्या है, लड़का पढ़ रहा है, ये कौन सी, ये कैसा है, लड़का पढ़ रहा है। जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा है यहां पर, लड़का पढ़ रहा है, बहुत ध्यान से, लड़का पढ़ रहा है। तो ये पढ़ रहा है, ये कैसी क्रिया है, ये कैसी क्रिया है, बताओ। तुमने ना बीच में जो बच्चे बोले ना, ये एकदम से एकदम फ्लो बिगड़ गया, और बहुत शानदार क्लास जा रही थी। तो मेरी प्रार्थना है मेरे भाई कि जब मैं पढ़ाता रहूं तो आप बीच में इंटरप्ट ना किया करें, उससे नुकसान आप ही का है ना। एक जो उमंग तरंग बनी रहती है ना, वो बिगड़ जाती है। मेरे दिमाग में, मैं कोई लिख के नहीं लाता हूं कुछ भी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब पढ़ रखा है मैंने, पढ़ के आता हूं मैं पूरा का पूरा। मेरे दिमाग में कम से कम 20 एग्जाम्पल थे जो मुझे अकर्मक क्रिया के आपको बताने थे, पर आपने जो बीच में घोल गपली करी ना, ये ऐसा है वैसा है, ये मत किया करो आप। ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं तो एक बहुत सामान्य सा आदमी हूँ, ठीक है, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका जीवन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। पर मूल बात यहाँ पर यह है कि मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मुझे बिल्कुल भी जज ना करें। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई इसको तो पढ़ाना आता ही नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग एक कह रहे हैं तो पढ़ाना छोड़ दे। मुझे पता है ये तफरी भी कर सकते हैं, कुछ लोग इस पर ध्यान देते हैं, इस पर ध्यान मत दिया करो। आपको मेरी विचारधारा अभी तक पता नहीं है, ना ही मैं किसी को धर्म के आधार पर ऊपर नीचे समझता हूं, ना ही जाति के आधार पर। और जातिवाद मेरे भीतर इतना सा भी नहीं है, किंचित भी। आप कभी मेरे बारे में पर्सनल जानेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये तो मैं अपने आध्यात्मिक उससे करता हूं, मेरा अध्यात्म का मामला है, थोड़ा सा उस विचार से मैं रखता हूं, कभी भी इसके बारे में बात नहीं करता कक्षाओं में। तो ऐसा प्लीज ना करें, क्योंकि फ्लो बिगड़ जाता है पूरा। ध्यान से देखें, तो लड़का पढ़ रहा है, तो आपको लगेगा कि यार कर्म, जरूरी नहीं है कि कर्म दिखेगा ही नहीं,
है ना, अदृश्य भी हो सकता है कर्म। जैसे ही आप यहां पर लगाओगे, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पूछोगे कि भाई क्या पढ़ रहा है, तो आपका उत्तर तुरंत बन जाएगा। क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, तो पढ़ा तो कुछ ना कुछ जाता है। तो पढ़ना जो है, क्या पढ़ रहा है, तो सपोज करो हिंदी, एकदम आएगा हिंदी, तो हिंदी उत्तर आया ना हिंदी, तो भाई साहब ये कर्म है। तो कर्म यहां पर दिखे पड़े ही ना, पर यहां पर कर्म उपस्थित है। ये हमारा क्या है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है मेरे भाई। और बाकी ये तीनों, क्योंकि यहां पर क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आपके क्या है, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। किसके, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। किसका, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्लियर हुआ पॉइंट, बताइए। हाँ। हम्म। हाँ ठीक है, यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं, यहां तक कोई समस्या तो नहीं, बताओ मेरे भाई। मूल बात क्या है कि जहां पर कर्म अनुपस्थित हो, कर्म कहीं पर है ही नहीं ऊपर वाले तीन में, और कर्म का पता कैसे करें, तो क्रिया के साथ में क्या जोड़ दें। अगर क्रिया के साथ क्या जोड़कर कोई आंसर मिले, तो वहां पर कर्म, कर्म उपस्थित है, क्योंकि आंसर जो होगा वो कर्म ही होगा। और कर्म है तो सकर्मक है, कर्म नहीं है, कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो अकर्मक है। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है आपकी, इतनी सिंपल सी चीजें हैं। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पक्षी उड़ते हैं, तो जैसे आप लगाओगे क्या उड़ते हैं, नहीं भाई क्या नहीं, तूने नशे कर रखे हैं, क्या नहीं, कौन उड़ते हैं, कौन, तो कौन के कौन लगा करके जो उत्तर मिलता है वो तो करता होता है। तो क्या उड़ते हैं, क्या का आंसर यहां पर नहीं मिल रहा है, तो यहां पर अकर्मक क्रिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, चलो अब आज हम लोग इसको यहीं रख लेते हैं, कल कुछ और भी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, कल कुछ और भी एग्जाम्पल करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, और साथ में सकर्मक क्रिया और बाकी की क्रियाओं को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, खूब प्रसन्न रहिए, लगे रहिए। कोर कॉन्सेप्ट आज हमने बहुत अच्छे से समझा, किसका, पूरी की पूरी क्रिया का। हाँ, पूरी की पूरी क्रिया का, विकारी शब्द ये वो सब, देखो इस तरह से पढ़ना चाहिए हमेशा, और चीजों को इस तरह से समझना चाहिए। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे। हाँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।